ठीक है। दूध जितने का मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा महंगा मिलेगा पनीर, और ज्यादा महंगा मिलेगा चीज, और उनके प्रोडक्ट्स होंगे जो और ज्यादा दिन चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन होता है चीजों में, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया है वो जो जिन स्कॉलर्स ने, जिन जोग्राफर्स ने इनको डिलिमिट करने की कोशिश की इंडस्ट्रियल रीजन्स को, उन्होंने यही सब क्राइटेरियाज को लिया। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ट्रिवार्था एंड बर्नर ने 1944 में डिलिमिट किया पहली बार इंडस्ट्रियल रीजन को। हालांकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को रखा था कि कितने वर्कर्स जो है वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, तो उस बेसिस पे इन्होंने नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और सदर्न रीजन 3 पार्ट में बांटा था। तो ये बहुत बेसिक हो जाएगा, इसमें हम उतने अच्छे से, जस्ट अ सेकंड बेटा, और जेनकिंस इन्होंने 1959 में इंडिया को 5 मेजर, 8 माइनर और 13 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा था, ठीक है। इसी तरह से RL सिंह एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, आप लोग जो ज्योग्राफी से नहीं है तो आप लोगों को उतना नहीं आइडिया होगा उनके बारे में। फिर एक इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने भी 1971 में इंडिया को इंडस्ट्रियल रीजन्स में बांटा था, ठीक है। तो ये सब, और आपको एक टर्म और बता दूं, अभी बहुत पॉपुलर है, अगर आप लोग मेंस लिखेंगे ज्योग्राफी से तो ज्यादा काम देगा, ऑल्दो ये, बट मुझे बताया गया था कि ये ज्योग्राफी वालों की ही क्लास है, तो मैंने थोड़ा ज्यादा वैसे नोट्स बना लिए। तो एल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने सबसे पहले यूज किया था इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पे किसी एक प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए लोग रहते हैं और वहां पे उसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको, उन स्पेसिफिक एरियाज को इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये टर्म यूज किया था पहली बार किसने? एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली जो मेजर रीजन्स जो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब तक आप लोगों को मैंने क्या बता दिया, इंडस्ट्रियल रीजन्स को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ ठीक है बेटा, बताइए 2-3 फैक्टर्स बताइए। हाँ, रॉ मटेरियल्स बहुत जरूरी है, वेरी गुड। हाँ, आप लोग लड़कियों में से एक लोग बताइए। पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोग बेटा? हाँ, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, दोनों तरह की लेबर सप्लाई बहुत जरूरी है, ठीक है। स्किल्ड लेबर भी, यानी जो पढ़े लिखे अच्छे डिग्री वाले लोग हैं वो भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए जो नीचे के लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया। इंडिया को जो इन सब जो स्कॉलर्स इन्होंने बांटा था, जितने ज्योग्राफर्स ने, उनके बेसिस पे फाइनल जो डिवीजन किया गया है उसमें मेजर रीजन्स 8 है, माइनर मतलब बृहद औद्योगिक क्षेत्र। अगर आप लोगों को कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो, मैं हिंदी में भी बता दूंगी उन टर्म्स को, ठीक है ना। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स 8 हैं, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन लघु औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? 13, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं 15, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने पार्ट्स में इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन्स को डिवाइड, कितने मेजर इंडस्ट्रियल डिविजन्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, ठीक है। ये हिस्टोरिकली ही बहुत ज्यादा रिच बेल्ट है। हालांकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज ये रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी थी। जैसे कॉटन बहुत अच्छा होता है मिट्टी में ना, महाराष्ट्र की मिट्टी में आप लोग पढ़े हो, ब्लैक सॉइल, हाँ ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे कॉटन बहुत बढ़िया होता था। लेकिन जब 1947 में पार्टीशन हुआ कंट्री का, तो जो मेजर ग्रोइंग एरियाज थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो उससे थोड़ा सा हैम्पर हुई इंडस्ट्री, बट इसने अपना रिटेन कर लिया वापस, और बहुत चीजें बनती है वहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ की कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। तो अभी जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही जो है मुंबई एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेंटर रहा है, ठीक है। इसको जो थोड़ा हिस्टोरिकली भी आप लोगों को बता देती हूँ, मुंबई जो आइलैंड जो था, इनको कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा डाउरी में गिफ्ट, दहेज लेते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ भी दिया जाता है, वैसे ही फ्रांस जो वहाँ की रानी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उनकी डाउरी में ब्रिटिश लोगों को, इंडिया में उस समय कॉलोनीज थी ये सारी, उपनिवेश, ठीक है ना, उपनिवेश जानते हैं ना, तो ये सारी जो कंट्रीज इधर की हैं साउथ ईस्ट, मतलब इंडिया, बांग्लादेश तो अभी बाद में बना है,
बाकी इधर की सारी कंट्रीज, चाइना, ये सब यूरोपियन कंट्रीज के क्या थे, उपनिवेश थे। तो उन्होंने क्या किया, ये बॉम्बे जो है उनको डाउरी में दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश लोगों का ही रूल हो गया और धीरे धीरे वो उसको और एक्सपैंड करते रहे और फाइनली जब मराठास जानते हैं ना, मराठा वॉर जो उन्होंने लड़ी थी ब्रिटिश और मुगलों से, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो मराठा भी खत्म हो गया 1818 में और फाइनली जो है पूरा ब्रिटिश के अंडर में आ गई है ये एरिया, ठीक है। और उसके बाद पहली इंडिया में ट्रेन कब चली थी, कोई बताएगा? हाँ, 1853 में मुंबई से ठाणे, 35 किलोमीटर का रेल नेटवर्क था। तो ये सब चीजें, और उसके बाद पहले जो है कोलकाता हुगली रीजन वो ज्यादा इंडस्ट्रियली मतलब डेवलप था, बट इधर जब मुंबई डेवलप होने लगा और यहाँ फिर स्वेज कैनाल, सुना है आप लोगों ने? स्वेज कैनाल बहुत ज्यादा उससे ट्रेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वेज कैनाल के खुलने के बाद ये जो है मुंबई रीजन को और ज्यादा पुश मिला, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया इनके लिए फिर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना बेटा सब कुछ? ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों ने इस रीजन को वो करने के लिए, एक तो इनको जो मुंबई गिफ्ट में मिल गया, और उसके बाद कोलैप्स ऑफ मराठा एम्पायर इन 1818 में फाइनली मराठा एम्पायर का ब्रेक डाउन हो गया और उन लोगों को ऐसे पेंशन पे भेज दिया गया, ठीक है। उधर के सारे रीजन अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गए, ठीक। फिर उसके बाद ट्रेन भी वहां चली पहली, इस तरह से कर करके जो डेवलप होती गई चीजें वहां पर। और वो नेचुरल पोर्ट फैसिलिटीज जो है वहां पे, पोर्ट है बम्बई, उधर अरेबियन सी है, तो इनको नेचुरल पोर्ट फैसिलिटीज भी है वहां पे हाइड्रो पावर का बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज जो वेस्टर्न घाट पूरा जो एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा, आपने पढ़ते होंगे वाटरफॉल्स वगैरह बहुत है उधर, तो इसलिए हाइड्रो पावर और इंडस्ट्रियली रिच होने के कारण, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जैसे न्यूक्लियर पावर भी वहाँ पे एस्टेब्लिश किए, ठीक है। मुंबई में है ना न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, तो इस तरह से करके वहाँ पे बहुत और इंडस्ट्री को पुश मिलता चला गया, क्योंकि एक एक चीजें उसके फेवर में आती चली गई, ठीक है। तो इस तरह से जो मुंबई पुणे रीजन है वो डेवलप होता चला गया, ठीक है। अब ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल आप लोग ये चाहे तो नोट कर लें 1869, ठीक है। ये पूछता है, ये प्री में वैसे भी पूछ सकता है। कौन कौन से एटॉमिक पावर प्लांट हैं वहां पर मुंबई में, कोई है, किसी को आइडिया है? ट्रॉम्बे और तारापुर, ठीक है ना। और उनके दो पास हैं जो उनको बाकी साउथ इंडिया से कनेक्ट करते हैं, थाल घाट और भोर घाट, सुना है आप लोगों ने? दो पासेस हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन को आसान बना देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि वहां से जो एक्सेसिबिलिटी हो जाए दोनों तरफ की, वो बढ़िया हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉटन कल्टीवेशन आप लोगों ने बताया ही था, वहां पे जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो इसके लिए अच्छी है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ह्यूमिड मतलब बारिश और मॉइस्चर, ये बारिश भी है वहां पर, गर्मी भी है, ऐसी ठंड नहीं पड़ती जैसी हम लोग की तरफ पड़ती, वैसी जो ठंड है वो कॉटन के लिए अच्छी नहीं है। तो कॉटन के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल दोनों चीजें बहुत फेवर करती है कॉटन कल्टीवेशन को, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिसने उसको बोला है कॉटनोपोलिस, मुंबई पुणे जो रीजन है इसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से कहिए कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट रीजन, ठीक है। ठीक है, अभी हम आ गए, ये हम आपको डेटा बता रहे हैं कि लगभग 15 लाख पीपल, 42% ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओनली। मतलब इतना बड़ा ये जो है आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, ये इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वहां पर इन द रीजन। 42% लोग इसी में एम्प्लॉयड है, ठीक है। फिर आता है वहां पे स्किल्ड लेबर की भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्किल्ड लेबर भी बहुत मिलते हैं, और अनस्किल्ड लेबर जो माइग्रेशन से जाते हैं वहां पर, ज्यादातर लोग आपके अराउंड जाते हैं, कहाँ जाते हैं कमाने, सुनते हैं ना, मुंबई चले गए, गुजरात चले, गुजरात भी अब सुनने में आता है, अब गुजरात भी सुनने में आता है, या फिर आसपास के 2-4 लोगों को तो जरूर जानते होंगे लोग कि गुजरात चले गए, मुंबई चले, बिकॉज वहां पे है अनस्किल्ड लेबर को भी काम मिल जाता है। अनस्किल्ड लेबर के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है तभी आप जा सकते हो, डिग्री है तो आप बेंगलोर जा सकते हो, नोएडा जा सकते हो, पुणे भी इनफैक्ट है, लेकिन मुंबई में हर तरह के लोगों को एकोमोडेट हो जाते हैं, ठीक है।
अदर इंडस्ट्रीज हैं जो इस एरिया की और है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, जैसे महिंद्रा की मोनोपोली है जीप बनाने में, सुने होंगे ना, जीप बनाते हैं महिंद्रा। और इंटरनेशनल करके है कंपनी, वो ट्रैक्टर्स बनाती है। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं ये मोस्टली वहीं पर है मुंबई में, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, लेदर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, फिल्म इंडस्ट्री तो खैर सबको पता ही होगा, वो भी है वहां पर, ठीक है। तो बहुत अच्छा पूरा रीजन जो है वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है मुंबई को। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भले ही डली है, बट इकोनॉमिक कैपिटल हम मुंबई को ही मानते हैं, ठीक है। जीडीपी वगैरह का जो उसका कंट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी हाई, ओके। पुणे में मेटलर्जिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, इन सब की ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। टेक्सटाइल जो है मेनली मुंबई, शोलापुर, इस वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अब आ गया, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे जैसे कोई चीज है वो बहुत ग्रो करे जा रहा है, बट उनकी क्या होती है फिर कुछ लिमिटेशंस, कुछ उनके प्रॉब्लम एरियाज आ जाते हैं, है ना। तो अब जैसे मुंबई का क्या हुआ है कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई और इंडस्ट्रियल जैसे खींच रहे हैं, वो सब पावर खींचे जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि उस हिसाब से जो सिविक कम्युनिटीज हैं वो डेवलप नहीं कर पाई वहां पर। तो क्या है ना, वहां पे रिसोर्स पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक। तो जो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एक बहुत बड़ी समस्या है मुंबई रीजन की, इस रीजन की भी। और मशीनरी भी इनकी अब धीरे धीरे आउटडेट हो रही है, और जगहों ने जैसे बहुत प्रोग्रेस कर ली, इनकी क्या हो रहा है कि पुरानी चीजों, पुराने तरीके से चले जा रहे हैं, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई इनके में। और इंक्रीजिंग रीजनलिज्म, एक कॉन्सेप्ट है सन ऑफ द सॉइल। आप लोग जो न्यूज वगैरह सुनते होंगे ना कि यहीं के लोगों को जॉब दो, मराठों को जॉब दो, यूपी बिहार वालों को मार मार के भगा रहे थे बीच में, जो लोग न्यूज वगैरह फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। तो ये जो रीजनलिज्म है ना, उनका चलेगा नहीं, क्योंकि उनको अनस्किल्ड लेबर जो चाहिए वो यूपी बिहार ही दे रहा है, यूपी बिहार उड़ीसा जो थोड़े पुअर स्टेट्स हैं वहां से जाते हैं, ठीक है। तो एक इंक्रीजिंग रीजनलिज्म ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हाई रेट ऑफ क्राइम। क्या होता है, जब पैसे ज्यादा आने लगते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ने लगता है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हमेशा जो ये है वो पैसे वाले और अमीर होते जाते हैं और पुअर जो है वो और पुअर होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हैव्स और हैव्स नॉट दो सेक्शन है सोसाइटी के, जो मार्केट का जो डिवाइड है वो बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे लोगों के अंदर मतलब क्राइम करने का वो आता है कि मतलब क्राइम बढ़ता है इससे, ठीक है। जो पुअर और रिच डिवाइड है वो क्राइम को हमेशा बढ़ाता है। अगर जो वेल्थ होगी वो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो ऐसा माना जाता है कि क्राइम रेट कम होगा। मार्क्स को पढ़ा है आप लोगों ने, किसी ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है ना। तो उनका क्या था, यही था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो रिच को और रिच बनाते जाता है